कुरान में सूरह अल-गासिया आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला का फरमान है, क्या ये ऊँटों को नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किए गए हैं। बहुत से सहराई इलाकों में आज भी नक्ल व हम्ल का बेहतरीन ज़रिया ऊँट को ही माना जाता है। एक ऊँटों का काफ़िला एक दिन में तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। इतना फासला तय करना बहुत सी जदीद गाड़ियों के लिए भी आज भी मुमकिन नहीं। ऊँटों की कुछ इकसाम ऐसी होती हैं जो खालिसतन सवारी के काम आती हैं। ऐसे ऊँट अपनी चुस्त जिसामत के बायस एक दिन में तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं। आज हम देखेंगे कि ऊँट में ऐसी कौन कौन सी खसूसियात होती हैं जिनकी वजह से वो एक इतना कारआमद जानवर है, जैसा कि ऊँट का कोहान, उसके लंबे पाए मतलब लंबी टांगें, उनके जोड़ों के पैड्स, मोटी पलकें, ऊँट का नाक, ऊँट के मोटे होंठ, कान, गुर्दे, फुजला, दुम, जिस्म का दर्जा हरारत और खुराक का ज़रिया। सबसे पहले हम ऊँट की कोहान की खसूसियात देखते हैं। ऊँट अपनी कोहान में बहुत बड़ी मिकदार में चर्बी को जमा रखता है, जो कि कहत की हालत में इसको ताकत बख्शने का बायस बनती है। ये एक आम बात है कि ऊँट पानी के बगैर तकरीबन 1.5 माह तक ज़िंदा रह सकता है, मगर प्यास की शिद्दत इसको थका देती है और उसका वज़न तेज़ी से गिरने लगता है। ऐसे बायोलॉजिस्ट जो कि जिस्म के अफ़आल मतलब बॉडी फंक्शंस पर तहकीक करते हैं, उनके मुताबिक ऊँट में ये सलाहियत होती है कि वो अपनी कोहान में मौजूद चर्बी में होने वाले केमिकल रिएक्शन से पानी पैदा करे, और ये एक ऐसी खासियत है जो कि दूसरे जानवरों में देखने को नहीं मिलती। साइंस की दुनिया में इस पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है कि जब जिस्म में मौजूद चर्बी यानी फ़ैट और नशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होते हैं तो उनके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो सांस के ज़रिए हवा में खारिज हो जाती है, और साथ ही पानी के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी भी जिस्म में बनती है, जो जिस्म को मुख्तलिफ काम करने में मदद देती है। जब किसी ऊँट को बहुत वक्त तक कुछ खाने पीने को ना मिले तो वो अपनी कोहान में मौजूद फ़ैट को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसका कोहान दिन ब दिन सिकुड़ता जाता है, यहाँ तक कि वो एक तरफ ढलक जाता है और चमड़ी का लटका हुआ थैला नज़र आने लगता है। और ऐसे तभी होता है जब कोई ऊँट बहुत लंबे अरसे तक भूखा प्यासा सफ़र में रहे। ऊँट लंबे पायों वाला जानवर है। हम ये देखते हैं कि ऊँट एक लंबे पायों या लंबी टांगों वाला जानवर है, जिसकी वजह से सहराई इलाके में वो खुद को रेत से बआसानी ऊपर रख सकता है। ऊँट के पाँव के तले को खुफ कहा जाता है, जिसकी खासियत ये है कि इसके ऊपर की जिल्द इंतहाई मोटी और सख्त होती है और एक नरम पैड होता है जो ऊँट के चलते कदम के साथ फैलने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से ऊँट बआसानी बारीक रेत पर सफ़र कर लेता है, जो कि बाकी जानवरों के लिए काफ़ी मुश्किल है, और इसी वजह से ऊँट को सहराई जहाज़ या शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। अब हम ऊँट के जोड़ों पर मौजूद पैड्स यानी जॉइंट पैड्स की तरफ देखते हैं। जब एक ऊँट आराम की खातिर नीचे को झुकता है तो वो अपनी टांगों के जोड़ पर मौजूद जॉइंट पैड्स पर अपने तमाम जिस्म का बोझ डाल देता है। अगर ऐसा कोई और जानवर या इंसान करे तो जॉइंट पैड्स की अदम मौजूदगी की वजह से उनके घुटने टूट सकते हैं। ये जॉइंट पैड यकीनन खुदा की तरफ से एक ऐसा मौजज़ा ही है जो कि ऊँट को इस काबिल बनाता है कि वो सख्त रेतली गर्म ज़मीन पर बैठ सके, क्योंकि सहरा में ऊँट के पास इसके अलावा कोई जगह बैठने को नहीं होती। ये एक इतनी अहम खसूसियत है कि एक नौज़ायदा ऊँट की जब पैदाइश होती है तो वो इन जॉइंट पैड्स के साथ ही जन्म लेता है, यानी कि यह खसूसियत ऊँट में पैदाइशी तौर पर पाई जाती है, जो कि कैलस यानी मोटी जिल्द से कतन मुख्तलिफ होती है, जो नंगे पाँव चलने से बन जाती है। अब अगर हम ऊँट की गर्दन की तरफ देखें तो ऊँट की गर्दन बाकी जानवरों की निस्बत काफ़ी लंबी होती है, जो इसको ज़मीन पर उगे हुए पौधों या बड़े दरख्तों के पत्ते खाने में मदद देती है। इसके अलावा ऊँट की लंबी गर्दन इसे सहराई तूफान में रेत के नीचे दबने से भी बचाती है। अब हम ऊँट की आँखों और पलकों का जायज़ा लेते हैं। ऊँट की पलकें इंतहाई घनी होती हैं, जो कि इसको गर्द और रेत से महफूज रखती है। इसके अलावा ऊँट की आँख चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाने की सलाहियत रखती है, जिसकी वजह से ऊँट को बहुत दूर की चीज़ें नज़दीक दिखाई देती हैं और छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। यही वजह है कि एक बहुत बड़ी जिसामत वाले ऊँट को एक छोटा बच्चा भी हाँक सकता है। ऊँट के नाक को अगर देखें तो उसके नथने बारीक शगाफ की सूरत में बने होते हैं, जिसके इर्द गिर्द घने बाल होते हैं। जब भी तेज़ हवा या तूफ़ान चलता है तो ऊँट में ये सलाहियत होती है कि वो अपने नथनों को बंद कर ले
اور ریت کو ناک کے اندر نہ جانے دے، جو کہ بصورت دیگر ناک کے ذریعے اس کے پھیپھڑوں میں بھر سکتے ہیں۔ اونٹ کے ہونٹ بہت موٹے اور بڑے ہوتے ہیں۔ اونٹ کے اوپر کے ہونٹ پر ایک چھید یا کٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی خوراک کو بہت اچھے سے چبا سکتا ہے۔ چونکہ صحرا میں زیادہ تر کانٹے دار پودے ہوتے ہیں، تو ان ہونٹوں کی مدد سے وہ زخمی ہوئے بغیر کانٹے بھرے پودے کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ کے کان چھوٹے ہوتے ہیں اور بآسانی نظر نہیں آتے۔ یہ تمام اطراف سے گھنے بالوں سے ڈھکے ہوتے ہیں تاکہ ان میں ریت داخل نہ ہو سکے۔ اونٹ میں یہ اہلیت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کانوں کو پیچھے کی طرف موڑ سکے اور اپنے سر کے ساتھ چپٹا کر لے تاکہ صحرائی طوفان کے وقت ریت سے خود کو بچا سکے۔ اب ہم اونٹ کے گردوں کی طریقہ کار یعنی میکینزم پر نظر ڈالتے ہیں کہ کیسے وہ اونٹ کو پانی بچانے میں مدد دیتا ہے، جس کے باعث اونٹ کئی ہفتوں تک بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اونٹ میں یہ اہلیت بھی ہوتی ہے کہ وہ انتہائی نمکین پانی پر گزارا کر سکے، کیونکہ اس کے گردے اس طرح کام کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی مقدار میں نمکیات کو جسم سے نکال دیتے ہیں اور پانی کو واپس جسم میں بھیج دیتے ہیں۔ اونٹ کا فضلہ یعنی فیسس صحرائی علاقوں میں آگ جلانے کے کام بھی آتا ہے۔ اونٹ کی دم بالوں سے بھری ہوتی ہے جو اس کی پشت کو ریت کی آندھیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ شدید موسم میں اپنا درجہ حرارت کیسے برقرار رکھتا ہے۔ اونٹ کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے منہ سے سانس نہیں لیتا اور وہ ہانپتا بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے چاہے درجہ حرارت کتنا ہی زیادہ ہو، اونٹ کو پیاس نہیں لگتی۔ اونٹ اپنے جسم سے بہت کم مقدار میں پسینہ خارج کرتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب اس کو اپنے جسم کا درجہ حرارت معمول پہ لانے کے لیے پسینہ خارج کرنا نہایت ضروری ہو۔ اسی بنا پر وہ بآسانی صحرائی علاقے میں رہ سکتا ہے، جہاں دن اور رات کے درجہ حرارت میں کافی فرق ہوتا ہے۔ ایک اونٹ کا جسم اپنے درجہ حرارت کو 34 سے 41 ڈگری سیلسیس کے درمیان رکھتا ہے۔ جب تک درجہ حرارت 41 ڈگری سے اوپر نہ چلا جائے، اونٹ کو پسینہ خارج کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی، اور ایسا پورے دن میں بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے۔ اور رات کے وقت چونکہ آب و ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے تو اونٹ اپنے جسم کا درجہ حرارت زائل کر دیتا ہے، جو کہ اس نے پورے دن میں جمع کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار سے اونٹ ایک دن میں 5 لیٹر پانی کو بچا لیتا ہے۔ بال برداری اور نقل و حمل کے علاوہ اونٹ کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، جیسا کہ اس کا دودھ اور گوشت خوراک کے کام آتا ہے۔ اس کے بالوں سے لباس اور کھال سے ٹینٹس بنائے جاتے ہیں۔ 1984 اور 1985 میں جب افریقہ میں قحط آیا تو یہ دیکھا گیا کہ کینیا کے وہ قبیلے جو مویشیوں کے دودھ اور گوشت پر انحصار کرتے تھے وہ باقی نہیں رہ سکے۔ اس کے برعکس وہ قبیلے جو کہ اونٹ کے دودھ پر انحصار کرتے تھے، ان کی خوراک میں کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ شدید قحط سالی میں بھی اونٹ نے دودھ مہیا کرنا نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد معاشی ماہرین نے اس جانور کی افزائش پر خصوصی توجہ دینی شروع کی، خاص کر کے ان علاقوں میں جہاں قحط سالی بہت پھیل رہی تھی۔ ان خصوصیات کے علاوہ اونٹ میں اور بھی بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں جن کی ڈیٹیل اسٹڈی بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟